नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर में और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और ये सेशन आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए और एसएसबी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम रिसेंटली यहाँ पर जो लॉन्च करी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसका यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन में और एसएसबी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उन सब चीज़ों का यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके वेरियस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम एक कोटेशन के साथ। यहां पर लिखा हुआ है कि एक नदी एक पहाड़ को काट देती है। ठीक है, आप सभी लोगों ने दशरथ मांझी वाली वो मूवी देखी होगी जिसमें उन्होंने एक पहाड़ को काट दिया होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये बात बोली गई है कि एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, अपने द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से। है ना, मतलब नदी के पास बहुत ज्यादा ताकत होती नहीं है एज कंपेयर टू पहाड़, लेकिन वो लगातार यहाँ पर कोशिश करती रहती है, निरंतर उसके प्रयास यहाँ पर रहते हैं और फाइनली जो है वो पहाड़ को काटती हुई यहां पर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपने कुएं में पानी भरते हुए देखा होगा, तो जहां पर भी वो रस्सी जिस भी पत्थर से टकराती है उस पत्थर पर जो है वो निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो निरंतर जो यहाँ पर प्रयास होते हैं उसके बेसिस पे आप यहाँ पर उस तरीके का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन में भी यही होता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज को चाह लेते हैं तो केवल चाहने भर से वो लक्ष्य आपको नहीं मिलता है, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने होते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि रेगुलर एफर्ट्स आपको यहाँ पर लगाने होते हैं, तब कहीं जाकर आप उस चीज को अपनी लाइफ में अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा यही एटीट्यूड रहेगा तो डेफिनेटली हम अपने एग्जामिनेशन में और एसएसबी इंटरव्यू में यहां पर सक्सीड होते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हम यहां पर समझते हैं कि भाई कौन से नंबर की ये पॉलिसी थी, है ना, सबसे पहले कब आई थी, किसने लेकर आए थे, है ना, ये सब चीजें भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है कि यार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम एनईपी भी कहते हैं, इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। मतलब किसी भी देश में जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा, उस चीज को गाइड करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसे हम यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या एनईपी कहते हैं। अ न्यू पॉलिसी यूजुअली कम्स अलोंग एवरी फ्यू डिकेड्स। हर कुछ 10 सालों के बाद आप ये कह सकते हो कि ये इस तरीके की पॉलिसी जो है वो यहां पर आपको आती हुई दिखाई देती है। और अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इंडिया की ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आपको आती हुई दिखाई दे रही है। 1968 में पहली आई थी, दूसरी 1986 में, और तीसरी जो है ये 2020 में आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप एक ईयर और लिख सकते हैं 1992, क्योंकि इस ईयर में 1986 की जो यहां पर एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह भी यहां पर किए गए थे। ठीक है, तो पहली पॉलिसी 1968 में आई थी। उस टाइम पीरियड पर जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी, और जो सेकंड पॉलिसी थी ये 1986 में आई थी और देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और थर्ड पॉलिसी जो है 2020 में नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तब यहां पर निकलकर सामने आई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाज अमेंडेड इन ईयर 1992। पीवी नरसिम्हा राव जी उस टाइम पीरियड पर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में जो एजुकेशन था, आप सभी को पता है कि 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उस 7th शेड्यूल में, ठीक है, अलग अलग तरीके की यहां पर लिस्ट है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है, स्टेट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इनका अलग अलग अपना सिग्निफिकेंस है। अगर यूनियन लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो यहां पर रूल बनाएगी, लॉ बनाएगी। स्टेट वाली लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो स्टेट यहां पर बनाएगा, और कॉन्करेंट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन ज्यादा जो तवज्जो दी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनों को यहां पर दी जाएगी। तो एजुकेशन जो था वो पहले स्टेट लिस्ट में आता था, है ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर यहां पर लॉज वगैरह बनाती थी। लेकिन हमारे देश में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976, ठीक है, जिसमें एजुकेशन को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में यहां पर जो है वो फॉरवर्ड कर दिया। मतलब अब जो एजुकेशन है वो किसमें है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो स्टेट लिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इट रिप्लेसेस द 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच वाज इन प्लेस फॉर 34 ईयर्स। ठीक है, 1986 से लेकर 2020 तक ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में थी, उस चीज को ये रिप्लेस यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है आपके सामने, दो बड़े बड़े क्वेश्चन निकलकर सामने आ रहे हैं कि भाई ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्या ये सभी स्टेट्स के लिए जो है वो बाइंडिंग है कि उनको मानना पड़ेगा? आर देयर एनी एक्सेप्शन? ठीक है, किसी तरीके का कोई यहां पर एक्सेप्शंस हैं क्या? तो वो सब चीजें अब हम आगे यहां पर डिस्कस करने वाले हैं।
अब सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है, इसका पर्पस यहां पर क्या होता है, ठीक है। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के एजुकेशन में किस तरीके से होगा, इस चीज के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जो एनईपी हमको प्रोवाइड करता है। द नीड फॉर ए पॉलिसी वॉज फर्स्ट फेल्ट इन 1964। 1964 में, है ना, चाइना के साथ जो हमने लड़ाई लड़ी 1962 में, उसके 2 साल के बाद के यहां पर बात हो रही है। उस टाइम पर हमको इस तरीके की पॉलिसी जो है उसकी जरूरत पड़ी। उस टाइम पीरियड पर कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, सिद्धेश्वर प्रसाद, उन्होंने गवर्नमेंट को उस टाइम पीरियड पर जो थी उसको क्रिटिसाइज किया फॉर ए लैकिंग अ विजन एंड फिलोसफी फॉर एजुकेशन, कि एजुकेशन के ऊपर यहां पर इनका कोई विजन नहीं है और ये उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो 1964 में ही एक 17 मेंबर एजुकेशन कमीशन यहां पर गठित किया गया, जिसके जो चेयरमैन थे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो है उसके चेयरपर्सन थे, जिनका नाम था डीएस कोठारी, है ना, वॉज कंस्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट अ नेशनल एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है भाई, एक एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए जो भी इनपुट्स हैं वो देने के लिए यहाँ पर एक कमीशन जो है वो 1964 में गठित किया गया, जिसके चेयरपर्सन थे डीएस कोठारी। बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ दिस कमीशन, पार्लियामेंट पास द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन 1968, है ना, और कमीशन ने जो भी यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशन दी उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, सजेशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पार्लियामेंट ने यहाँ पर पहली एजुकेशन जो पॉलिसी थी ये 1968 में आपको पास करते हुए दिखाई दी है। ठीक है, अब यहां पर एक ये ओवरव्यू है, ठीक है, जिन सब चीजों को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हायर एजुकेशन के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उसमें यहां पर क्या क्या रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो पहली बात यहां पर बोली गई है कि एक ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी और एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों चीजों को यहां पर रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर एक हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया में गठित किया जाएगा। तो यूजीसी और एआईसीटी जो है इनको रिप्लेस करके हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा। ओपनिंग अप इंडियन हायर एजुकेशन टू फॉरेन प्लेयर्स, जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं उनको भी यहां पर वेलकम किया जाएगा कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडिया में भी यहां पर स्टैब्लिश करें। ठीक है, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर यहां पर एजुकेशन है उसको भी हम यहां पर अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। रीइंट्रोडक्शन ऑफ द 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम विद एग्जिट ऑप्शंस। ठीक है, मतलब ये एक बहुत ही शानदार चीज है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं फाइनेंशियल इश्यू और कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से अपना ग्रेजुएशन या जो भी अलग अलग तरीके की डिग्रीज होती है उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने छोड़ दिया तो फिर वो डिग्री भी पूरी उनकी चली जाती है। बट अब यहाँ पर क्या है कि एग्जिट ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 1 साल में छोड़ना चाहते हैं तो भी आपको कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा मिलेगा, 3rd में बैचलर डिग्री मिलेगी, 4th में आपको जो रिसर्च वाला है उसके साथ यहाँ पर डिग्री दी जाएगी। तो इस तरीके की चीजें भी यहाँ पर निकलकर सामने आई है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू इंस्टीट्यूशन टू ऑफर डिफरेंट डिजाइन फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। ठीक है, मास्टर्स के लिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर लिया तो उसी में आपको मास्टर्स करना, आप जो भी सब्जेक्ट में मास्टर्स यहाँ पर करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर मास्टर्स कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एमफिल प्रोग्राम, जो एमफिल की डिग्री होती थी, है ना, जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद आपको पीएचडी करना है तो उसके बीच में एक ब्रिज की तरह यहाँ पर एमफिल काम करता था, जिसमें बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए इस डिग्री को यहाँ पर बनाया गया था। अब वो यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दी जा रही है। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, मैंने आपको एक आर्टिकल भी हमारे डिफेंस मास्टर जो ऐप है जिसमें मैं डेली न्यूज एनालिसिस वहां पर पढ़ाता हूं आपको, तो उसमें मैंने एक आर्टिकल भी आपके साथ डिस्कस किया गया था। ठीक है, जिसमें रिसर्च के ऊपर फोकस करने की बात करी गई थी कि भाई रिसर्च जो है, चाहे वो एकेडमिक रिसर्च हो चाहे वो पोस्ट एकेडमिक रिसर्च हो, उसमें भी अर्ली और लेटर फेस होते हैं, उन सब चीजों के ऊपर भी अब सरकार जो है ये फोकस देने की बात यहां पर करेगा। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां पर अगली बात जो बताई जा रही है वो ये है कि इन स्कूल एजुकेशन द पॉलिसी फोकसेस ऑन ओवरहॉलिंग द करिकुलम इजियर। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन, पहले क्या होता था कि एक बोर्ड एग्जामिनेशन का हवा होता था, ठीक है, और उसके ऊपर ही सब लोग फोकस करते थे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे तो मतलब पता नहीं क्या हो गया, अगर अच्छे परसेंट ले आए तो पता नहीं आपने ऐसा क्या कर दिया। इस तरीके का एक एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे देश में चल रहा है। मतलब अगर हम यहां पर बात करें तो 10 साल के लिए, मतलब 6 साल से 16 साल, और या आप यहां पर कह सकते हो 1 से लेकर 10 क्लास तक जो है वो सब लोग समान है। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग स्ट्रीम लोग चुन लेते थे, कोई साइंस ले लेता था, ठीक है, कोई कॉमर्स ले लेता था, ठीक है, कोई ह्यूमैनिटीज यहां पर ले लेता था। उस तरीके से ये 2 साल उनके अलग होते थे। लेकिन अब यहां पर क्या है कि ये अलग अलग स्टेज में यहां पर डिवाइड कर दिया गया। ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकंड स्टेज हो गया,
ये आपका थर्ड स्टेज और ये फोर्थ स्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो एज 3 से लेकर 8 तक है ना, मतलब जो प्री प्राइमरी वगैरह आप मान सकते हो, ठीक है, जो आंगनवाड़ी वगैरह वाला जो प्रोविजन है वहां पर ये फाउंडेशनल स्टेज है। उसके बाद 8 से लेकर 11 साल तक की जो एज होगी ये प्रिपरेटरी आपकी स्टेज है, और 11 से लेकर 14 साल तक की जो एज है ये मिडिल स्टेज है, और 14 से लेकर 18 तक की जो है ये सेकेंडरी स्टेज है। और इसमें भी अलग अलग चीजों के ऊपर यहां पर फोकस किया गया है। अ रिडक्शन इन द सिलेबस टू रिटेन कोर इसेंशियल्स, ठीक है, जो इसेंशियल चीजें हैं सिलेबस में केवल वही रहेंगी, बाकी सब चीजों को यहां पर हटा दिया जाएगा। थ्रस्ट ऑन एक्सपेरिएंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल जो भी आपका थिंकिंग है इसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करने की बात बोली गई है, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि पहले जो मार्क्स लाने का पूरा फोकस होता था कि भाई मार्क्स यहां पर लेकर आएंगे, ठीक है, वो सब चीजों के ऊपर अब थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। यहां पर जो मेन फोकस है आपका, ठीक है, वो यहां पर आपको बोला गया है कि वो किसके ऊपर रहेगा, वो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर यहां पर होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ऑब्जर्वेशन, आपका इन्वॉल्वमेंट यहां पर कितना है, इन सब चीजों के ऊपर ये फोकस करते हुए अब आपको दिखाई देंगे। Unlike the present uniform 10+2 structure of school education, pitch to reconfigure pedagogy in 5+3+3+4 डिजाइन, ठीक है। तो ये आप 5 साल यहां पर देख सकते हैं, 3 साल आप यहां पर देख सकते हैं, 3 साल यहां पर देख सकते हैं और 4 साल यहां पर देख सकते हैं। इस तरीके के फॉर्मेट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद ये भी एम्फेसिस यहां पर किया गया है कि टीचिंग स्टूडेंट अप टू क्लास 5 इन देयर मदर टंग, क्योंकि मदर टंग एक ऐसी टंग होती है जिसमें आसपास आपके घर पर वैसे ही माहौल रहता है, तो जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो उस लैंग्वेज में ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगा जिसमें वो उन चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। अदरवाइज लैंग्वेज का एक अलग से बर्डन आपको यहाँ पर बच्चों को उठाना पड़ता है, ठीक है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रोविजन यहाँ पर ऐड किया गया है। पहले कई बार मैंने आपको ये सब चीजें यहाँ पर बताई हैं जिसमें हम लोग एज 6 से अब बात करते थे, है ना। एज 6 से लेकर जो भी आपकी एजुकेशन होती थी, प्राइमरी स्कूल हो गया, अपर प्राइमरी स्कूल हो गया, ठीक है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, फिर ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह की डिग्री होती थी। लेकिन अब यहां पर जो ये पूरा फोकस है आप ये देख सकते हैं कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये एज 3 से आपको स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक ये भी नया चेंज आपको देखने को मिला है। अब ये जो करिकुलर है या जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है इसको ट्रांसफॉर्म करने की बात करी गई है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एग्जिस्टिंग जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर था उसमें ये 10 साल और ये 2 साल आपको अलग देखने को मिलते थे। जो नया एकेडमिक यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, है ना। तो आप ये देखिए जो फाउंडेशनल स्टेज है 5 साल वाला, उसमें ये मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना, मतलब खेल कूद करके एक्टिविटी यहां पर करके चीजों को सीखना, है ना। 3 साल से लेकर आपका जो यहां पर 8 साल तक है ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। फिर प्रिपरेटरी जो स्टेज है आपकी यहां पर 8 साल से 11 साल तक, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। जो भी यहां पर क्लासरूम लर्निंग है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी एक्टिविटीज वगैरह ही ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। जो मिडिल स्टेज है एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ये सब चीजें आपको यहां पर पढ़ाई जाएंगी। सेकेंडरी स्टेज में बोला गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट। जो भी वो सब्जेक्ट यहां पर पढ़ना चाहते हैं उस तरीके के सब्जेक्ट वो यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4, 3 years इन आंगनवाड़ी प्री स्कूल एंड 12 years इन स्कूल। 3 साल आपको आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में व्यतीत करने हैं और उसके बाद आपको जो है वो स्कूल एजुकेशन के ऊपर यहां पर फोकस किया जा रहा है। तो बेसिकली यहां पर ये जो प्री स्कूल थे ना, अब इनके ऊपर भी यहां पर ध्यान देने की कोशिश करी जा रही है। अब ये जो भी यहां पर रिफॉर्म्स बोले गए हैं इनको इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा, हाउ विल दीज रिफॉर्म्स बी इंप्लीमेंटेड। पहली बात बोली गई मैंडेटरी, एनईपी ओनली प्रोवाइड्स अ ब्रॉड डायरेक्शन, ठीक है, ये एक डायरेक्शन रोड मैप आपको प्रोवाइड करता है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉलो, मतलब स्टेट के लिए ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया है तो वही सब चीजें आपको फॉलो करनी है, मैंडेटरी नहीं है। लिस्ट के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन जो है एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों यहां पर लॉ बना सकते हैं। द रिफॉर्म्स प्रपोज्ड कैन ओनली बी इंप्लीमेंटेड कोलैबोरेटिवली बाय द सेंटर एंड द स्टेट। तो स्टेट की भी यहां पर जो है वो स्वीकार करेगा तब इस सब चीजों को यहां पर इंप्लीमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट में किया जा सकता है। टारगेट बोला गया है कि द इनकम्बेंट गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 2040 टू इंप्लीमेंट द एंटायर पॉलिसी। 2040 तक ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी है इसको इंप्लीमेंट करने की बात करी गई है। सफिशिएंट फंडिंग जो है ये भी हमें बहुत जरूरी होगी। 1968 एनईपी वाज
हैमस्ट्रंग बाय अ शॉर्टेज ऑफ फंड। ठीक है, 1968 में जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो फंड की वजह से नहीं हो गई थी। उस टाइम पीरियड पर भी हमने ये सोचा था कि 6% जो बजट है हमारी जीडीपी का, ठीक है, वो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर फोकस करेंगे, और वो 2020 में ये चीज अब यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। 1968 में ये बोला गया था, लेकिन 2020 में इस चीज को हम इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के यहां पर क्या प्लान है? द गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप सब्जेक्ट वाइज कमिटीज विथ मेंबर्स फ्रॉम द रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज एट बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल टू डेवलप इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम फॉर ईच एस्पेक्ट ऑफ द एनईपी। है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहां पर कमिटीज बनाई जाएगी, जिसमें जो भी रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज होंगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनके मेंबर को बिठाया जाएगा, और हर एक एस्पेक्ट जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, उसके डेवलपमेंट के लिए यहां पर प्लान को डेवलप किया जाएगा। द प्लान्स विल लिस्ट आउट एक्शन टू बी टेकन बाय मल्टीपल बॉडीज, जिसमें अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एचआरडी मिनिस्ट्री, अब इसका नाम जो हो गया ये एजुकेशन मिनिस्टर हो गया। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। स्टेट के जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, स्कूल बोर्ड, एनसीईआरटी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भी अलग अलग तरीके की यहाँ पर बॉडीज हैं, उनके भी यहाँ पर प्लान को सुना जाएगा। प्लानिंग विल बी फॉलोड बाय अ ईयरली ज्वाइंट रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस अगेंस्ट टारगेट सेट। ठीक है, जो भी यहाँ पर प्लानिंग आप करोगे, आपने एक साल के लिए जो भी यहाँ पर टारगेट सेट किया है उसको भी यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, कि भाई उस चीज के ऊपर कितनी प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है। अब यहां पर बोला गया है कि 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम वर्क। ठीक है, मतलब बैचलर में, ग्रेजुएशन में आपको यहां पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम वर्क आपको दिखाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि अंडर द 4 ईयर प्रोग्राम प्रपोज्ड इन द न्यू एनईपी स्टूडेंट कैन एग्जिट आफ्टर 1 ईयर विद अ सर्टिफिकेट। 1 साल के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता है आप छोड़ सकते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट यहां पर मिलेगा। 2 साल अगर आप उस पर्टिकुलर डिग्री को परस्यू करते हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा अगर आप छोड़ते हैं तो। ठीक है, 3 साल के बाद आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल अगर आप करते हो तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च, मतलब आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हो, उस तरीके से आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम जनरली इंक्लूड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसर्च वर्क एंड द स्टूडेंट विल गेट डीपर नॉलेज इन द सब्जेक्ट ही और शी डिसाइड्स टू मेजर इन। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर काम करना चाहते थे आप, उसमें थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी आपको देखने को मिलेगा 4 साल वाले में, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं, और जिस चीज में भी आपका यहाँ पर फोकस देखने को मिला। After 4 years, a BA student should be able to enter research degree program directly, depending on how well or she has performed. ठीक है, अगर वो BA का स्टूडेंट है, एग्जाम्पल पर्पस के लिए बताया गया है, अगर वो यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम में एंट्री करना चाहता है तो अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो एंटर कर सकता है। हाउएवर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम विल कंटिन्यू टू फंक्शन एज दे डू। जिस तरीके से MA में या MSc में आप एडमिशन लेते थे उसी तरीके से ये चलता रहेगा। फॉलोइंग विच स्टूडेंट में चूज टू कैरी ऑन फॉर अ PhD प्रोग्राम, तो PhD में भी आप उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मदर टंग रीजनल लैंग्वेज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बवाल उठा, बहुत सारे क्वेश्चन निकलकर सामने आए। मोस्ट गवर्नमेंट स्कूल जो है कंट्री में वो इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज जो है वो यहां पर फोकस किया जाए। एज फॉर प्राइवेट स्कूल्स इट इज अनलाइकली दैट दे विल बी आस्क्ड टू चेंज देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उनको बोला नहीं जाएगा कि भाई आप अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज करिए। प्रोविजन जो भी मदर टंग है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज नॉट कंपलसरी फॉर स्टेट्स, उनके लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। विच इज वाई द पॉलिसी क्लियरली स्टेट दैट किड्स विल बी टॉट इन देयर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। है ना, बच्चों को मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा वेर एवर पॉसिबल। जहां पॉसिबल नहीं है वहां पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। उसके बाद जो भी यहाँ पर ट्रांसफरेबल जॉब्स में हैं और चिल्ड्रन ऑफ मल्टीलिंगुअल पेरेंट्स, किसी के मम्मी पापा जो हैं अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पर बोलते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या बात बोली गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में? तो द एनईपी डज नॉट से एनीथिंग स्पेसिफिकली ऑन चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स विद ट्रांसफरेबल जॉब्स। ठीक है, ट्रांसफर जिनका यहाँ पर होता रहता है, ठीक है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में उनके बच्चों का भी यहाँ पर ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन इसके बारे में एनईपी ने कोई बात नहीं करी। लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज यहां पर किया है कि चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, वो मल्टीलिंगुअल फैमिलीज में भी यहां पर रहते हैं। यहां पर टीचर की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती गई है, टीचर के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, उनको इंकरेज किया जा रहा है कि भाई आप एक बाइलिंगुअल अप्रोच इंक्लूडिंग बाइलिंगुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स विद दोज स्टूडेंट हुज होम लैंग्वेज मे बी डिफरेंट फ्रॉम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस तरीके की चीजें यहां पर प्रयोग करी जाए। है ना, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो हिंदी में भी आप नोट्स जो उनको प्रोवाइड करते हैं वो चीज यहां पर होना चाहिए। तो बेसिकली टीचर के ऊपर भी यहां पर थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करी गई है, कुछ नई चीजों को यहां पर ऐड करने की कोशिश करी गई है, ताकि जो लर्निंग है इसको और भी ज्यादा यहां पर इफेक्टिव बनाया जा सके।
अब मैंने आपको एक चीज बताई थी एमफिल प्रोग्राम के बारे में, डूइंग अवे विद द एमफिल प्रोग्राम। इन नॉर्मल कोर्स आफ्टर अ मास्टर्स डिग्री a student can register for a PhD program. This is the current practice almost all over the world. ठीक है, कि भाई आपने मास्टर्स किया, उसके बाद आप पीएचडी के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हो, और सारी दुनिया में यही चीज होती है। इन मोस्ट यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग दोज इन यूके, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड अदर्स, एमफिल वाज अ मिडिल रिसर्च डिग्री बिटवीन अ मास्टर्स एंड अ पीएचडी। ठीक है, पीएचडी और मास्टर्स के बीच में एक आपको रिसर्च डिग्री देखने को मिलती है एमफिल। Those who have entered MPhil more often that not ended their studies with a PhD degree. जिन्होंने MPhil में यहाँ पर एडमिशन लिया है रिसर्च के लिए, वो लोग PhD करते हुए आपको दिखाई नहीं देते, है ना। जबकि MPhil का बेसिकली पर्पस ये था कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च करने को आपको मिलेगी। जब इस चीज के ऊपर कंप्लीट करने के बाद कोई PhD यहाँ पर कर ही नहीं रहा है, तो इसकी सिग्निफिकेंस कुछ लगती नहीं है ना। MPhil डिग्रीज, ठीक है, हैव स्लोली बीन पास्ड आउट इन फेवर ऑफ डायरेक्ट PhD प्रोग्राम, है ना। लोग डायरेक्टली यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि PhD हो जाए, एमफिल को इसीलिए यहां पर हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद मल्टीपल डिसिप्लिन्स के ऊपर फोकस किया गया है, और IITs जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, आर ऑलरेडी मूविंग इन दैट डायरेक्शन। IIT दिल्ली में एक ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट है, और उसके बाद सेटअप है पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट रिसेंटली। ठीक है, उन्होंने एक पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट को भी यहां पर जो है वो इस्टेब्लिश किया है। IIT खड़गपुर में यहाँ पर एक मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला एक स्कूल भी आपको देखने को मिलेगा। सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन USA सच एज MIT हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। तो USA मतलब जो इंटरनेशनल यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे मतलब यहाँ पर ये मल्टी डिसिप्लिन जो यहाँ पर चीजें रहेंगी, जब आप एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ना उचित समझेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है कि टेक द केस ऑफ अ सिविल इंजीनियर। ठीक है, नोइंग हाउ टू बिल्ड अ डैम इज नॉट गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ही नीड्स टू नो द इन्वायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ बिल्डिंग द डैम। ठीक है, वो डैम तो बनाई गई, लेकिन उससे इन्वायरमेंट और सोशल जो वहां पर लोग हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस चीज के बारे में भी उसको पढ़ाया जा रहा है। तो अब क्या होगा कि वो उस प्रॉब्लम से, और या जो भी चीज वहां पर वो करने वाला है, उस चीज को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि भाई अब जो वो काम कर रहा है उससे उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उससे किसके क्या मदद मिलने वाली है, क्या चीजें यहां पर नुकसान होगा, उन सब चीजों के बारे में भी वो यहां पर जान पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ट्विनिंग के बारे में बात करी गई है कि ट्विनिंग बहुत जरूरी है ना। तो ट्विनिंग किस तरीके से बात करी गई है, पहली बात बोली गई है कि अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी में यह भी बोला गया है, लुक्स एट द इंक्रीजिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स। ठीक है, जो अलग अलग तरीके के स्कूल्स होते हैं उनके बच्चों में भी आपस में इंटरेक्शन बढ़ाना है थ्रू अ मॉडल ऑफ ट्विनिंग के मॉडल के थ्रू, wherein one public school will be paired with one private school। एक जो सरकारी स्कूल है उसको यहां पर एक प्राइवेट स्कूल के साथ पेयर किया जाएगा। द आइडिया इज दैट वंस दीज स्कूल्स आर पेयर्ड दे वुड बी एबल टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, है ना। दोनों जो स्कूल हैं वो एक दूसरे से यहां पर सीखते हुए आपको दिखाई देंगे। दिस मीन्स द वे ऑफ टीचिंग academic tools like smart classrooms and digital technology can be adopted by school which don't use these techniques। ठीक है, मतलब इस तरीके की चीजें जिन स्कूलों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो सब चीजें जिन स्कूल के साथ उनको पेयर किया गया है उनसे वो यहां पर सीख सकते हैं। Once the tuning model is adopted by each school, the paired school will be encouraged to share resources with each other wherever possible। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप दूसरे की मदद करिए एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। The twinning model purely depends on what the terms of agreement between the paired schools and private schools are। ठीक है, मतलब इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको जिस तरीके से भी यहां पर अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाना है उस तरीके से ये लोग यहां पर बढ़ा सकते हैं। Nothing will be forced on the schools and each pair of schools will be free to take independent decisions on what are the resources to be shared। है ना, जो भी रिसोर्सेज आपको शेयर करना है उस तरीके से भी यहां पर फोकस किया जा रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में बात करी गई है कि मतलब कितने बच्चों ने एडमिशन किया। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती जाती है आपका जो यहाँ पर एजुकेशन है वो लोग ड्रॉप करते हुए चलते हैं, है ना। तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लोगों की एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैपिटल नहीं बन पाती है, क्योंकि एक एजुकेशन और एक हेल्थ प्रोवाइड करना ह्यूमन को बहुत जरूरी है, तभी वो एक ह्यूमन कैपिटल बन पाएगा और आगे एम्प्लॉयमेंट वगैरह के थ्रू वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया, ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलाने के लिए बात करी गई है कि उसके थ्रू भी यहां पर एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, है ना, जिनके बारे में आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यहां पर पता होना चाहिए, और इन सब चीजों के ऊपर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
और भी बहुत सारे कोर्सेज मैं आपके डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड करता हूं। तो आप डिफेंस मास्टर हमारा यूट्यूब चैनल तो है, साथ ही साथ एक ऐप भी है, ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपकी मैथ्स की क्लासेस भी होती हैं, एडवांस और अर्थमेटिक, ठीक है, जीएस की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, ठीक है, और रीजनिंग की क्लासेस, वो सब बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर सेक्शन पे विजिट करके उन क्लासेस का भी फायदा यहां पर अपनी प्रिपरेशन के लिए उठा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।